जो हमने अभी तक किया है उसका रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो मीना जी जुड़ी है क्या कक्षा में? ये पीडीएफ जो है मीना जी ने तैयार की है, और दोनों के सहयोग से ये पीडीएफ तैयार हुई है। इसके लिए हम मीना जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और हम चाहेंगे कि आप अपना माइक ऑन करके एक बार उनके लिए तालियां बजा दें। इससे उनका हौसला और बढ़ेगा, और वैसे ही सेवा में लगी रहेंगी। तो हम तालियों से उनका हौसला बढ़ाते हैं। आप में से आज्ञाकारी शिष्य कोई नहीं है क्या? थैंक यू मीना जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मीना जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने रिस्पॉन्स किया। ठीक है, इसके लिए देखिए, जो भी कंट्रीब्यूशन है ना, हम जो पढ़ रहे हैं उसका, जिस चीज का कंट्रीब्यूशन है हमारी पढ़ाई में, सबसे पहले उसके प्रति ग्रेटिट्यूड की भावना हमें रखनी है। कुछ भी सीखने के लिए माता पिता हैं, कुर्सी है, टेबल है, कोई आसपास का बच्चा है, वो सभी हमारा जो सहयोग कर रहे हैं, तो सब उनके सहयोग के लिए उनको यहाँ से कुछ अलग नहीं मिलेगा, इस पीडीएफ से ना कुछ ज्यादा नहीं मिलेगा। जो हम सभी को मिलेगा उनको भी वो इतना ही मिलेगा, लेकिन उन्होंने एक कदम आगे बढ़ के इसके लिए हेल्प की है, तो हम सभी आभारी हैं उनके। आगे चलते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड है, टीचिंग कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल ऑफ टीचिंग। ये हमारे ये जो सिलेबस है, ये सामने रखा हुआ है कि ये सब कुछ सिलेबस हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। इसको एक बार उसमें ओपन कर लेते हैं हम, ताकि इसको मार्क भी कर पाएंगे। हाँ, नाउ इट्स ओके। तो आगे चलते हैं। आज हम थोड़ा सा ही जानेंगे, क्या क्या हम जानेंगे आज की कक्षा में वो देख लेते हैं। टीचिंग कंसेप्ट्स के बारे में हम जानेंगे, लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स के बारे में हम जानेंगे। लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके बारे में जानेंगे। अडोलिसेंट्स हैं और अडल्ट लर्नर्स होते हैं, एकेडमिक, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हिसाब से, ठीक है। ये है किशोर लर्नर होते हैं, वयस्क लर्नर होते हैं, और संज्ञानात्मक और सामाजिक, भावनात्मक, शैक्षणिक और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पे, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर लर्नर सपोर्ट मटेरियल। तो ये फैक्टर्स आज हम नहीं करेंगे, आज हम मात्र इतना ही करेंगे, लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स तक इसको रिवाइज करेंगे। तो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, माइक ऑफ कर लें आप, जिसका भी माइक ऑन है, आपसे अनुरोध है आप माइक ऑफ कर लें। तो हमारे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसने भी कक्षा पहले नहीं ले पाई या डिसकंटिन्यू हो गई, जिसकी छूट गई है, तो हम दोबारा से यहाँ पर एक रिवीजन उस हमारा हो जाएगा। और आप, अच्छी बात यह है कि एक इंटरेक्टिव क्लास है, आप बीच में प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो इसमें है कि डिफाइन एजुकेशन एज डिफाइंड बाय बिलो। तो आप में से आप बताइएगा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर सेशन भी रहेगा, क्योंकि हम सिलेबस कर चुके हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा था एजुकेशन के बारे में, आप थोड़ा सा बता देंगे, व्हाट ही सेड। शिक्षा के बारे में स्वामी विवेकानंद जी के क्या विचार? थोड़ा बहुत किसी को याद हो, इनमें से किसी के भी विचार आपको याद हो, कोई भी। स्वामी विवेकानंद जी हैं, अरिस्टोटल हैं, हेनरिच पेस्टोलॉजी हैं, जॉन डीवी फ्रोबेल, किसी का भी आप बता पाए तो सुनकर बहुत अच्छा लगेगा हमें। क्योंकि हमारे पेपर में डायरेक्ट इनसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि उसने जो है ये स्टेटमेंट किसकी है, ये कथन किसका है। मैम नहीं है याद। अच्छा, अच्छा, तो ये बताएं आप हमें कि
शिक्षा मानव में पूर्णता की अभिव्यक्ति है। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन द मैन। ये किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद। आर यू श्योर? जी मैम। यस मैम। ठीक है, अच्छी बात है, आप रिलेट तो कर पा रहे हैं, ध्यान तो है कुछ थोड़ा बहुत। ठीक है, उनका हो गया है। अच्छा, आप ये बताएं कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा अपनी आंतरिक क्षमता को इस प्रकार विकसित करता है कि वह बाह्य वातावरण में सार्थक रूप से भाग ले सके। यह किसने कहा था? बाह्य वातावरण के साथ अंतः क्रिया करके जो है वो सीखता है। मैम जॉन डेवी है। ठीक है, अच्छा एक और स्टेटमेंट है, ये किसने कहा था कि शिक्षा वह शक्ति है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने पर्यावरण को नियंत्रित करने और अपनी संभावनाओं को पूरा करने में सक्षम बनता है। कुछ कुछ सिमिलर सा ही है, ठीक है। उन्होंने भी वातावरण का कहा, यहाँ पर भी पर्यावरण की बात हो रही है। तो ये जो कि शिक्षा वह शक्ति है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने पर्यावरण को नियंत्रित करने और उसकी संभावनाओं को पूरा करने में सक्षम बनता है, ठीक है। तो ये क्या है, जॉन डीवी ने कहा था। और जिसके द्वारा बच्चा अपनी अंतः क्रिया, अपनी आंतरिक क्षमता को इस प्रकार विकसित करता है कि वह बाह्य वातावरण में सार्थक रूप से भाग ले सके, वो फ्रोबेल ने कहा, ठीक है। किंडरगार्टन विधि इन्होंने दी थी कि बच्चा जो है खेल खेल में सीखता है, उन्होंने कहा था, ठीक है। तो बाह्य वातावरण के साथ सार्थक रूप से भाग लेके वो बच्चा सीखता है, ये फ्रोबेल ने कहा था। अच्छा, एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, वो शिक्षा है। एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ ए हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी। किसने कहा था? मैम एरिस्टोटल ने कहा। एरिस्टोटल। ठीक है, बहुत अच्छे। अब पेस्टोलॉजी ने क्या कहा था? पेस्टोलॉजी ने कहा था कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का प्राकृतिक, सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है, ठीक है। सामंजस्य और प्रगतिशील विकास उसका जो है पेस्टोलॉजी ने कहा था। ये ध्यान रखेंगे हम, ये शब्द कोड वर्ड्स होते हैं, उनको ध्यान करेंगे। तो बहुत अच्छा, याद है आप सभी को। अब है फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के रूप हैं, ठीक है। कौन कौन से किस प्रकार से शिक्षा होती है? पहला है औपचारिक, फॉर्मल, ठीक है। दूसरा है इनफॉर्मल, दैट इज अनौपचारिक। और तीसरा है नॉन फॉर्मल, गैर औपचारिक, ठीक है। तो औपचारिक में क्या है, एक बार नोटिफिकेशन ऑफ कर देते हैं। औपचारिक में विद्यालय होता है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसमें सब कुछ होते हैं, पूरा व्यवस्था होता है। जबकि अनौपचारिक शिक्षा में स्टूडेंट अपने घर पे, अपने घर के आसपास ही सीखता है। जो फॉर्मल एजुकेशन जिनका नहीं हो पाया, विद्यालय में नहीं जा पाए हैं, 10 बजे से 4 बजे तक नहीं पढ़ पाए हैं, तो उन लोगों के लिए ये आपका अनौपचारिक शिक्षा होता है। फॉर्मल एजुकेशन में होता है कि बच्चा 10 बजे जाएगा और 4 बजे आएगा पढ़ के, तो उसको बोलते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। क्या है औपचारिक में कि वो एजुकेशन, वो शिक्षा जो कि 4 दीवारी के अंदर में दी जाती है, ठीक है। वो 4 दीवारी, स्कूल की 4 दीवारी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वो सब कुछ इसके अंदर में आ जाता है, ठीक है। एक निर्धारित पाठ्यक्रम होता है, निर्धारित पाठ्यचर्या होती है, उसके अनुसार सभी जो एक्टिविटीज सेट होती है, बच्चों को उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है उनके अनुसार, ठीक है। वो फॉर्मल होगी औपचारिक रूप से, कि सब कुछ औपचारिक रूप से सेट है। इवेल्युएशन का तरीका भी औपचारिक है, और जैसे कंडक्शन है, इंफॉर्मेशन की जो
वो प्रदान करना है उनको, वो भी एक तरह से औपचारिक है। ठीक है, सब कुछ औपचारिक रूप से हो रहा है। तो वो चार दीवारी में जो शिक्षा होती है वो फॉर्मल एजुकेशन होती है। ठीक है, औपचारिक शिक्षा। इनफॉर्मल, सही बताया आपने कि जो माता पिता के द्वारा और आस पड़ोस से जो बच्चा सीखता है, जो पर्यावरण है, वातावरण है, उसके साथ अंतः क्रिया करके जो वैसे ही सीख लेता है, खेल खेल में जो सीख लेता है, इंटेंशनली नहीं सीखता कि मुझे ये जो है ऐसा सीखना है। ठीक है, वो वैसे ही सीख जाता है, बातों बातों में, खेल खेल में ही। ठीक है, एक दूसरे से, जैसे कि एक दूसरे की एक्टिविटी देख के, बात करके, खेल के, तो उनमें से जो निकलता है दूसरे की जो ऑब्जर्व करके, जैसे बच्चे इमिटेशन के द्वारा सीखते हैं या फिर आपस में डिस्कशन करके हम कुछ सीखते हैं, दोस्तों के द्वारा जो हम सीखते हैं, पीयर ग्रुप में सीखते हैं, वो सब कुछ इनफॉर्मल में आ जाता है, अनौपचारिक शिक्षा में। ठीक है, अब नॉन फॉर्मल में क्या है? नॉन फॉर्मल में ये शेड्यूल्ड नहीं होती और ना ही ये पूरी तरह से अनौपचारिक होती है। इसमें हमारा जो है इंटेंशन और इन्वॉल्वमेंट होती है, उद्देश्य हमारा होता है इसमें। और ये दूरस्थ जो शिक्षा है, डिस्टेंस एजुकेशन है, वो इसका पार्ट है। न्यूज़पेपर आदि है, वो इसका पार्ट है। टीवी से हमें कुछ मिल रहा है, वो इसका पार्ट है, नॉन फॉर्मल। ठीक है, गैर औपचारिक। नेक्स्ट है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्मल में ये अपनी दूरस्थ शिक्षा प्रणाली, गैर औपचारिक है ना? हाँ ये गैर वाला। नॉन फॉर्मल है ना? हाँ मैम, गैर औपचारिक। नॉन फॉर्मल या मैम नॉन फॉर्मल जो एजुकेशन होती है वो प्लान्ड स्ट्रक्चर्ड होती है या अनप्लान्ड होती है? कैसे? नॉन फॉर्मल में जो होता है, इसमें कुछ मैम ये अनौपचारिक और गैर औपचारिक में ये दोनों में क्या डिफरेंस है ना, ये आज तक क्लियर नहीं हुआ मुझे। जी देखिए, औपचारिक और जो अनौपचारिक है, गैर औपचारिक है, इसमें क्या है कि गैर औपचारिक और अनौपचारिक में कह रहे हैं आप डिफरेंस? जी 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 जी। हाँ, तो अनौपचारिक में क्या है कि एक औपचारिक रूप नहीं होता। ठीक है, तो गैर औपचारिक मतलब कि ये औपचारिक भी नहीं है, अनौपचारिक भी नहीं है। यहाँ पर गैर औपचारिक एक तरह से तीसरा जो फॉर्म है ना, वो हो जाती है। तीसरी फॉर्म में क्या आता है कि यहाँ पर हमारा उद्देश्य होता है, लेकिन इसमें कोई स्ट्रक्चर्ड वो एक्टिविटी नहीं होती है। ठीक है, हमारा जब मर्जी आया हमने सीख लिया, हमने न्यूज़पेपर पढ़ना है, हमने जब हमारा मन किया हमने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, वहां से हमें इंफॉर्मेशन मिल गई, टीवी के माध्यम से हमें इंफॉर्मेशन मिल गई है। ठीक है, और जैसे दूरस्थ शिक्षा होती है, उसमें क्या होता है कि एक तरह से आपको सुपरविजन में नहीं रखा जाता। ठीक है, आप स्वतंत्र होते हैं वहां पर। एक अलग से जो है वार्षिक परीक्षा आपकी होती है एट द एंड ऑफ द ईयर, वो होती है बस। बाकी जो इन बिटवीन जो है आपको पीडीएफ जो नोट्स वगैरह प्रोवाइड करने हैं या फिर आपको बुक्स वगैरह प्रोवाइड करनी है, टीचर का मार्गदर्शन चाहिए आपको, वो आपका एक स्ट्रक्चर्ड नहीं होता, प्लान्ड नहीं होता। ठीक है, उसको आपको खुद को एफर्ट करने पड़ते हैं उसके लिए, तो वो गैर औपचारिक में आ जाता है। अनौपचारिक में एक तरह से वही है कि हम सीखने की हमारी ऐसी कोई डेडिकेशन नहीं होती, कोई डेटर्मिनेशन नहीं होती, हम वैसे ही सीख जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें तो शाम को क्लास लगता है, जो लोग लेबरर्स है, जो लोग इलिटरेट लोग हैं, जो नहीं जा पाए हैं स्कूल, वो लोग सर पढ़ते हैं ना अनौपचारिक शिक्षा में। हाँ, इसमें एज लिमिट कुछ नहीं होती है। हाँ इसमें इसमें एज लिमिट नहीं होती है। हाँ हाँ, कई सारे फैक्टर्स हैं यहाँ पर काम करते हैं, एज लिमिट नहीं होती है, और एक तरह से आप बाउंडेशन भी नहीं है आपके ऊपर। ठीक है, वो आप स्वतः ही स्वेच्छा से ही आप उसको कंडक्ट करते हैं। ठीक है, वो आपकी इच्छा होती है, आपकी एक्टिविटीज होती हैं। यू आर नॉट बाउंडेड टू टेक क्लासेस। हाँ, बंदा पढ़ना चाहता है लेकिन किसी वजह से, फाइनेंशियली बाउंडिंग की वजह से या किसी और वजह से, मतलब वो नहीं जा पाया स्कूल, तो उन लोगों को अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। हाँ, वो इसमें आ जाता है जी। दूरस्थ में हम ज्यादातर वही करते हैं कि जो या तो हम एम्प्लॉय में है कुछ, ठीक है, कुछ कामकाजी हैं,
हम रेगुलर नहीं कर सकते हैं, जो हम औपचारिक जो है शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं किसी कारण से, ठीक है, वही हम जो है गैर औपचारिक की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसमें आपके ऑनलाइन मोड्स भी आ जाते हैं, लेकिन वो ऑनलाइन मोड्स जो है औपचारिक में भी आते हैं। ठीक है, एक तरह से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वही है कि इसमें जो लर्नर होता है ना, लर्नर की एक तो एज लिमिट नहीं होती है, ठीक है, उसका टाइम लिमिट नहीं होती है, और वही है कि उसको खुद को एफर्ट ज्यादा करने पड़ते हैं, उसके ऊपर बाउंडेशन नहीं है, बाउंडेशन लेस है ये। और इसमें पेपर तो इसमें भी होते हैं, लेकिन मतलब कि लगातार एक कंटिन्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव जो इवेल्युएशन है ना, वो इसमें लैक होता है, वो नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, और एक तरह से ये बहुत लचीला होता है। लेकिन जो औपचारिक होती है ना, औपचारिक में क्या होता है कि वो स्ट्रिक्ट होती है, ठीक है, ज्यादा लचीली नहीं होती है। और इसमें जो है हम खुद से प्रयास करते हैं, अपना खुद से प्रयास करके हम सीखते हैं। लेकिन औपचारिक में क्या होता है, हमारे टीचर्स का और एक सिस्टम होता है पूरा, जिसका हमारे पीछे एक तरह से होता है कि हाथ होता है कि हम हमें एक तरह से मोटिवेट करने के लिए, चलाने के लिए, रेगुलेशन के लिए। और यहाँ पर सेल्फ रेगुलेशन कार्य करता है गैर औपचारिक में। ठीक है, ठीक है, जैसे सेल्फ स्टडी करते हैं। हाँ, सेल्फ स्टडी आप कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको? चलिए आगे। हाँ जी मैम। जी मैम। नेक्स्ट है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन के उद्देश्य और उद्देश्य एक क्या है, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। लक्ष्य और उद्देश्य क्या होते हैं, ठीक है। तो लक्ष्य क्या होते हैं, उद्देश्य क्या होते हैं। जॉर्ज पायने हैं, इन्होंने कहा है, सोशियोलॉजिस्ट है ये, समाजविद हैं, समाजशास्त्री, हैज गिवन द थ्री मेन फंक्शंस। तीन मेन फंक्शंस इन्होंने दिए हैं। कौन कौन से हैं वो फंक्शंस? वो है हमारे एसिमिलेशन ऑफ ट्रेडिशन, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू सोशल पैटर्न्स, क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव रोल। क्या है? परंपराओं को आत्मसात करना, नए सामाजिक प्रतिमानों का विकास करना, और रचनात्मक तथा रचनात्मक भूमिका। एक तरह से ये रचनात्मकता है और रचनात्मक भूमिका। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, आप लोग हमें एक बार थोड़ा सा बताएं अलग अलग कर। परंपरा को आत्मसात करना क्या कहते हैं, क्या होता है? मैम, जो पहले से आई हुई है, जो जो शिक्षा का पहले से उद्देश्य रहा है, उसको हम आत्मसात करना, यानी उसको हम दूसरे जैसे बोलते हैं ना, क्लोन पीढ़ी देना। यानी हम लिए, फिर हमारे बच्चों को देंगे, फिर वो बच्चे अपने बच्चों को देंगे, फिर वो जो चली आ रही है पहले से शिक्षा, उसको लेना। ठीक है, और नए सामाजिक प्रतिमानों का विकास, यानी उसमें जो जो बदलाव आता है सोशल में, जो जो नए 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 नॉलेज आता है, मतलब जो नए नए कंसेप्ट मिलते हैं, उनका विकास करना। हम्म, और इसमें रचनात्मक और रचनात्मक भूमिका, यानी क्रिएटिव। हम्म, इसमें क्या होगा? जो हम जो रचनात्मक यानी क्रिएटिव, हम जो रोल करते हैं, जैसे कोई भी नए नए चीजें अपनाना होता है उसमें, और उसको अप्लाई करना होता है, ठीक है, दिखाना उमेश होता है। सर आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे इनके ऊपर? बहुत अच्छा पुनीत सर, आपने अच्छा प्रयास किया। मैं इस पे नहीं बोल पाऊंगा मैम। अच्छा, एक बार हमें ना लेफ्ट करके रिज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये कनेक्ट नहीं हो रहा है हमारा जो ये
ठीक है पुण्य सर, सही, अच्छा प्रयास किया आपने। एक बार आप में से कोई माइक ऑन करके ओम कह दें कि हमें पता चल जाए आवाज ठीक से आ रही है क्या। नहीं मैम, थोड़ा सा मैम आपकी आवाज ठीक ठाक आ रही है, लाउड एंड क्लियर। ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा सा तेज बोलना है, तेज बोलते हैं, समझ गए हम अपनी भावनाओं को। ठीक है, तो परंपराओं को आत्मसात करना, इसमें वही है, आपने ठीक बताया है कि हमारी जो परंपराएं जो है, जिसमें जो हमें शिक्षा के लिए प्रेरित करती हैं, जो हमारे व्यक्तित्व का विकास करती हैं, उसमें जो भागीदारी निभाती हैं और समाज के लिए एक अच्छी, एक जो है नई दिशा जो निर्धारित करती हैं, और वो चलती आ रही है, और अब भी जो है वो आज भी इतनी ही प्रासंगिक है जो पहले जितनी प्रासंगिक थी। ठीक है, तो उनको आत्मसात करना एक तरह से, और उनको आत्मसात करके उनका हस्तांतरण करना, ठीक है, बांटना दूसरी पीढ़ी को। नए सामाजिक प्रतिमानों का विकास, तो सामाजिक प्रतिमान क्या है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू सोशल पैटर्न। तो समाज हमारा दिन प्रतिदिन बदल रहा है, एक आधुनिकता की तरफ जा रहा है, तो उसकी अलग अलग मांगे भी होती हैं। ठीक है, जैसा हमारा समाज होता है उसके अनुसार उसकी मांगे भी होती हैं, तो उन मांगों के हिसाब से हमें क्या क्या जो है विकास के हमारे पैटर्न्स होते हैं, कौन कौन से हमारे एक तरह से मॉडल्स हैं जिनको हमने अपनी विकास सूची में एक तरह से ऐड करना है। ठीक है, वो इसमें आ जाते हैं, उनको भी हम सीखते हैं। शिक्षा में जो है बदलाव होते रहते हैं, शिक्षा नीति में बदलाव होते रहते हैं, पाठ्य जो चर्या होती है उसमें बदलाव होते रहते हैं। ठीक है, तो वो इसी आधार पे होते हैं। रचनात्मक और रचनात्मक भूमिका, तो रचनात्मकता है, क्रिएटिव है, क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव रोल है। ठीक है, ये संरचनात्मक है, कंस्ट्रक्टिव है या संरचनात्मक। ठीक है, ये रचनात्मक है। तो रचनात्मक और संरचनात्मक, इसमें क्या होता है कि क्रिएटिविटी होती है कि बच्चे जिज्ञासु होते हैं और कुछ नया करते हैं। ठीक है, और कंस्ट्रक्टिव उसमें भी यही होता है कि बच्चा कुछ नया मतलब करके सीखता है और नए ज्ञान का निर्माण करता है। ठीक है, उसमें क्या क्या उसकी भूमिका होती है, तो ये मुख्य कार्य इन्होंने बताए हैं शिक्षा के। तो शिक्षा हमें क्या क्या करवाती है, हमें जो है परंपराएं हैं और जो हमारी ट्रेडिशन है उसके बारे में सिखाती है, हमारे समाज का जो ट्रेडिशन है उसके बारे में, बोलचाल का तरीका है, रहने सहने का ढंग है, और ओढ़ने पहनने का जो तरीका है। ठीक है, ये सब कुछ हमारे शिक्षा हमें सिखाती है। नए सामाजिक प्रतिमानों का जो विकास करती है वो उसकी जरूरत के हिसाब से, और जो संरचनात्मक भूमिका वो है उसमें निभाती है, एक नए एक तरह से नया कुछ हमारे भीतर लेकर आती है। क्रिएटिविटी हमारी जो है मेंटेन रखती है, जिज्ञासु हमें बनाए रखती है और नया सीखने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, कि शिक्षा के उद्देश्य हैं, और ये किसने कहा है, जॉर्ज पायने ने, ध्यान रखेंगे, समाज शास्त्री है ये। नेक्स्ट है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एजुकेशनल एम्स, तो जो शैक्षिक लक्ष्य है उसको डिटरमाइन करने वाले जो कारक हैं वो कौन से होते हैं। फिलोसफी है, ह्यूमन नेचर, सोशल कल्चरल फैक्टर्स एंड प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, इनके बारे में हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, एक तरह से आपका एक रिवीजन चल रहा है। डिटेल्ड देखने के लिए जो है आप दूसरी जो वीडियो है जो डिटेल्ड उसमें स्टेप बाय स्टेप हमारी टॉपिक वाइज हुई है, आप उसको देख सकते हैं। फिलोसफी है, तो इसका जो शिक्षा का उद्देश्य है फिलोसफी भी होता है, और इसमें फिलोसफी में क्या होता है, क्यों का प्रश्न पूछा जाता है, एक तरह से व्हाई, व्हाट और हाउ, ये तीन प्रश्न थे, शिक्षा के आधार हैं। ये साइकोलॉजी से संबंधित था, और ये था हमारा एक तरह से फिलोसफी से संबंधित था। नहीं, ये फिलोसफी से, व्हाई क्या है फिलोसफी से, और व्हाट साइकोलॉजी से, और हाउ जो हमारा सोशियोलॉजी से, समाज शास्त्र से संबंधित है। ठीक है, इन तीनों प्रश्नों के ऊपर जो हमारी शिक्षा आधारित है, इसका भी हम ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। तो फिलोसफी है, फिलोसफी भी उद्देश्य है कि जिज्ञासु प्रवृत्ति हो और अमूर्त चिंतन भी कर पाए। ह्यूमन नेचर है, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स एंड प्रॉब्लम्स, रिलीजन फैक्टर्स है, धार्मिक कारक भी होते हैं,
वो भी इसका उद्देश्य होते हैं। जो शिक्षा है हमें धार्मिक भी बनाती है और धर्म आचरण करने के लिए प्रेरित करती है। राजनीतिक विचारधारा है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाती है। समसामयिक जो राजनीतिक जो चल रहा होता है प्रकल्प, उसमें ये भी उसका भी प्रभाव पड़ता है। ज्ञान की खोज है, व्यवसायिक है, आत्म साक्षात्कार और संपूर्ण विकास इससे होता है। सामंजस्यपूर्ण विकास होता है, हार्मोनियस डेवलपमेंट, मोरल कैरेक्टर एंड डेवलपमेंट, नैतिक और चारित्रिक विकास होता है। सिटीजनशिप है, नागरिकता है। एजुकेशन फॉर लेजर, अवकाश के लिए भी शिक्षा होती है। तो अवकाश में भी यह हमें शिक्षा सिखाती है कि जो शिक्षक है या फिर जो लर्नर है, ठीक है, उसका वो लेजर टाइम को भी कैसे स्पेंड करे, ठीक है, किस प्रकार से वो अपने लेजर टाइम को भी क्रिएटिव बना के उसमें से कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। मोड़ों की बातें जो है सो के नहीं गुजारता लेजर टाइम को भी, तो ये शिक्षा हमें सिखाती है। टीचिंग कंसेप्ट है, शिक्षण अवधारणाएं। तो इसमें शिक्षण की अवधारणाएं कौन कौन सी हैं? शब्द शिक्षक होने के अर्थ के पूरे हैं। क्या होता है शिक्षक का विचार, किस एक शिक्षक कैसे होना है, क्या आइडियोलॉजी होनी चाहिए, बच्चों जो है प्रदान करे, किस मेथड को अपनाए, किस प्रकार की वो विचारधारा रखे, क्या उसकी भावनाएं उस प्रति होनी चाहिए, कुछ शिक्षण अवधारणाओं में आ जाता है। टीचिंग कंसेप्ट में जो शिक्षक को बनने के लिए प्रेरित करती है और बनाए रखती है। किसी राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि उसके मानव संसाधन के विकास पर निर्भर करती है। बिल्कुल, कोई भी राष्ट्र होता है उसकी प्रगति और समृद्धि मानव संसाधन जो भी है उसके विकास पर निर्भर करती है, ठीक है। और सबसे बड़ा जो विकास का केंद्र है वो हमारी शिक्षा है। इस उद्देश्य के लिए हमें अत्यधिक सक्षम शिक्षकों की आवश्यकता होती है, जो उसमें मानव संसाधन जो है उनमें अच्छे से एक तरह से विकास भी लेकर आए, कैसे प्रयोग करना है, कितना उपभोग करना है, कैसे क्या कुछ तरीका होना चाहिए, नैतिक गुण आदि सब कुछ शिक्षक ही बच्चे में डालता है। शिक्षण योग्यता उन सभी उम्मीदवारों का मूल्यांकन करने के बारे में है जो अपने ज्ञान और कौशल के आधार पर शिक्षण पेशे में प्रवेश करना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या है कि उन उम्मीदवारों का मूल्यांकन करती है ये टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में जो हमारे जो प्रश्न दिए जाएंगे पेपर में, तो वो किस बेस पर होंगे, उसमें हमारा जो है शैक्षणिक जो उसमें शिक्षण योग्यता कितनी है, हम टीचर बनने में सक्षम हैं कि नहीं है, कौन से गुण हमारे भीतर हैं या फिर हम कहीं पर लैग कर रहे हैं, वहां पर इसकी जांच होती है कि जो हम शिक्षक बनने के लिए जो उम्मीदवार है उनके ज्ञान का और कौशल का जो है एक तरह से मूल्यांकन किया जा सके। एक सफल शिक्षक बनने के लिए आवश्यक बुनियादी गुणों का संदर्भित करना आवश्यक होता है और एक सफल शिक्षक बनने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति से अपेक्षित योग्यता, बुद्धि, दृष्टिकोण और कई गुण शामिल इसमें हो जाते हैं। तो हम शिक्षक बनने चले हैं तो हम हमारे भीतर कौन सी बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए, कैसी योग्यता होनी चाहिए और दृष्टिकोण हमारा किस प्रकार से होना चाहिए, ये सब कुछ गुण हमारे इसमें शामिल हो जाते हैं। तो हमें हमेशा ऑप्टिमिस्टिक जो है आशावादी दृष्टिकोण रखना चाहिए और बच्चे के ऊपर विश्वास करना चाहिए कि बच्चा सीख लेगा और उसके भीतर पूरी संभावना है सीखने की। यदि कहीं कमी आ रही है तो हमारे ही मेथड में कमी होगी, हम उसको सिखाने का प्रयास करेंगे। ऐसा शिक्षक का विचार होना चाहिए। टीचिंग इज द पर्पसफुल डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। तो ये क्या है कि परिभाषा हम देख लेते हैं कि परिभाषा के ऊपर भी प्रश्न बनता है कि शिक्षण जो है क्या है, उसमें से 4 स्टेटमेंट दे देंगे आपको, या फिर शिक्षण ये प्रक्रिया है और उसमें से ट्रू फॉल्स दे देंगे, ठीक है। इस प्रकार से भी प्रश्न इसमें से बनता है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की उद्देश्यपूर्ण दिशा और प्रबंधन है। शिक्षण शिक्षकों द्वारा प्रदान किए गए अनुभव में संलग्नता के माध्यम से छात्रों को अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन करने के अवसर प्रदान करने की एक प्रक्रिया है, ठीक है। टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स टू प्रोड्यूस रिलेटिवली परमानेंट चेंज, ठीक है।
ये जो शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम ध्यान रखेंगे। ये जो प्रीवियस पेपर है उसमें बहुत बार आता है। परमानेंट चेंज शिक्षा का उद्देश्य है ये। और शिक्षा क्या होती है? परमानेंट चेंज होती है, स्थायी परिवर्तन होती है उसमें। शिक्षण ज्ञान, अनुभव और वैज्ञानिक सिद्धांतों का एक कुशल अनुप्रयोग है। क्या है? शिक्षण अनुभव का और वैज्ञानिक सिद्धांतों का एक कुशल अनुप्रयोग है। ठीक है, जो थ्योरी में हमें जाना है उसके साथ हमें उसको अप्लाई भी करना है, एप्लीकेशन उसका, जिसका उद्देश्य सीखने की सुविधा के लिए एक वातावरण स्थापित करना है। तो वातावरण बहुत महत्वपूर्ण है शिक्षा के लिए। टीचिंग इज अ प्लान्ड एक्टिविटी एंड इफेक्टिव टीचिंग डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर जो है शिक्षण निर्भर करता है? शिक्षण एक नियोजित गतिविधि है और प्रभावी शिक्षण निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन से कारक हैं? विद्यार्थी कितनी स्पष्ट रूप से समझते हैं उनसे क्या सीखने की अपेक्षा की जाती है। क्या है ये? क्या सीखने की अपेक्षा की जाती है? इसका मतलब क्या है? हमारे ऑब्जेक्टिव, ठीक है, एम क्या है, हमारे उद्देश्य क्या है। और दूसरा है उनके सीखने को कितनी सटीकता से मापा जाए। एक तो क्या हो गया? एक तो हमारा एम्स हो गए, ठीक है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हो गए। और दूसरा हमारा इवेल्युएशन हो गया, मूल्यांकन। मापना मतलब एक तरह से उसका मेजरमेंट और असेसमेंट और इवेल्युएशन से संबंधित है। ठीक है, उससे जांच करना है कितना सीखा उसने, क्या सीखने की अपेक्षा है, मतलब वो उद्देश्य क्या है बच्चे को, क्या उसको सीखना चाहिए कि एक कक्षा हमारी है तो इसमें हमारा उद्देश्य है कि पर्टिकुलर जो टॉपिक है हमें वो करना है। ठीक है, और कितनी सटीकता से जो उसको मापा जाए। हम फिर आपसे प्रश्न पूछते हैं तो कितना हम उसको जान पाते हैं कि आपने कितना सीखा है, उसको निकाल पाते हैं। ठीक है, तो ये जो है शिक्षण गतिविधि के जो है फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। फिर शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कुछ पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी, शिक्षक और अन्य चर को व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित किया जाता है। तो उसमें अन्य चर में क्या है? एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल था और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। ये है आश्रित चर और ये स्वतंत्र चर, और एक था इंटरवेनिंग वेरिएबल, यह मिश्रित चर था। ठीक है, तो डिपेंडेंट में आ गया बच्चा, वो शिक्षक के ऊपर डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट में आ गया शिक्षक। ठीक है, इसके ऊपर भी प्रश्न बनता है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। जो स्वतंत्र चर होता है वो शिक्षक होता है। ठीक है, वो स्वतंत्र है अपना मेथड अपनाने के लिए, टीचिंग के लिए और इवेल्युएशन की प्रक्रिया के लिए। वो सब कुछ जो है शिक्षण के लिए जितनी भी गतिविधि होती है, शिक्षक जो है उसमें स्वतंत्र चर होता है और बच्चा उसके ऊपर डिपेंड होता है, आश्रित चर होता है। ठीक है, इंटरवेनिंग वेरिएबल्स में क्या है कि जो सामग्री है, पाठ्यचर्या है, पाठ्यक्रम है, TLM है, हमारा टीचर लर्निंग मटेरियल है, वो सब कुछ इंटरवेनिंग वेरिएबल में आ जाता है, जो कि उनको एक इनडायरेक्टली रूप से उनको प्रभावित करता है। ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया को। नेक्स्ट है बेसिक टीचिंग मॉडल्स हैं। बुनियादी शिक्षण मॉडल कौन कौन से हैं? अध्यापन मॉडल है, एंडोगोगिकल मॉडल है। तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में भी प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस पेपर में कि पैडागोगिकल मॉडल क्या होता है या फिर एंड्रागोगिकल के बारे में पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि हम एंड्रागोगिकल मॉडल के हिसाब से जो है उसके अंतर्गत हमारा अध्ययन होता है, हम जिस चीज पर हैं। तो पैडागोगिकल मॉडल में क्या होता है? जो स्कूलिंग शिक्षा होती है बच्चों की, जो कि अध्यापक के ऊपर निर्भर करती है। अध्यापक उसमें सेंटर में है। ठीक है, केंद्र में अध्यापक होता है और वो अध्यापक बच्चों को प्रोवाइड कराता है शिक्षा। तो इसमें वो आते हैं पैडागोगिकल मॉडल में। ठीक है, और एंडागोगिकल में आते हैं व्यस्त जो शिक्षा होती है, अडल्ट लर्निंग। ठीक है, इसमें सेल्फ रेगुलेशन होता है, सेल्फ स्टडी होती है इसमें एंडागोगिकल में। ठीक है, तो एंडागोगिकल के बारे में विभिन्न प्रकार से प्रश्न पूछ लेता है एग्जामिनर। तो हम यदि इतना ध्यान रखेंगे कि सेल्फ स्टडी होती है, व्यस्त की होती है और इसमें सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मोटिवेशन कार्य करता है, तो हम शिक्षण को अच्छे से अप्रोच कर पाएंगे। नेक्स्ट है नेचर ऑफ और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ टीचिंग। शिक्षण की प्रकृति और विशिष्ट विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? 3 स्तर हैं उसके। शिक्षण का स्मृति स्तर और समझ स्तर
बोध स्तर भी कहते हैं इसको और चिंतनशील स्तर, ठीक है। दैट इज मेमोरी लेवल, फर्स्ट, सेकंड अंडरस्टैंडिंग लेवल और थर्ड है रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। तो ये क्या होते हैं आपको पता है। इसमें रोट मेमोराइजेशन होता है, फैक्चुअल बेस्ड इंफॉर्मेशन होती हैं और टीचर सेंटर्ड होता है। ये बोध स्तर होता है, इसमें दोनों का रोल उतना ही रहता है और बराबर रोल रहता है। इसमें जो टीचर होता है वो एक तरह से फैसिलिटेटर बनकर बच्चों को बोध करवाता है, समझ उसकी विकसित होती है, बोध उसका विकसित होता है। रोड मेमोराइजेशन से नेक्स्ट लेवल है और ये आधार बनता है चिंतनशील स्तर का, ठीक है। और इसका आधार बनती है मेमोरी लेवल। तो इंफॉर्मेशन होगी तभी उसमें को समझ पाएगा बच्चा। तो रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है कि वहां पर बच्चा जो है चिंतन कर पाता है, अमूर्त चिंतन यहाँ पर इन्वॉल्व होता है और क्या ठीक है क्या गलत है, क्रिटिकल जो थिंकिंग है वहां पर डेवलप हो जाती है। तो वो पूरा लर्नर सेंटर्ड होता है। नेक्स्ट है स्फूर्तिदायक वातावरण, डायनेमिक एनवायरनमेंट। क्या होता है कि जो शिक्षण में संचार का वर्चस्व है, संचार मतलब कि कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। कम्युनिकेशन की वन वे कम्युनिकेशन होता है या टू वे कम्युनिकेशन होता है। टू वे कम्युनिकेशन इज द बेस्ट कम्युनिकेशन, जिसमें शिक्षक और लर्नर है वो दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और ये बहुत गतिशील है। गतिशील अर्थात कि बच्चा जैसे सीखता है उसकी पेस ऑफ लर्निंग के हिसाब से शिक्षण का जो है मॉडल है उसमें परिवर्तन होते हैं, ठीक है। और उसके हिसाब से जो है टीचर विधि अपनी अलग अलग अपनाता रहता है और कैसे जो है उसको सिखाया जाए, मेन उद्देश्य वही होता है, बच्चे को सिखाया कैसे जाए। बच्चा सेंटर में होता है, उसकी जरूरतों के हिसाब से, नीड के हिसाब से जो शिक्षण है उसमें गतिशीलता बनी रहती है, मतलब वो परिवर्तन होता रहता है। तो वहीं से गतिशील है, परिवर्तन होता रहता है तो उसको गतिशील बोलते हैं, ठीक है। लगातार उसमें गति होती है। इस समय और स्थान के अनुसार शिक्षण में परिवर्तन होता रहता है और इसके पर्यावरण में 3 चरों के बीच परस्पर क्रिया होती है। कौन कौन सी है? ये स्वतंत्र है, आश्रित है और हस्तक्षेप करने वाले चर होते हैं। हस्तक्षेप इंटरवेनिंग, ठीक है, जो कि पाठ्य सामग्री है, बिजली है, कोई भी जो प्रक्रिया है, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी मटेरियल जो हमें शिक्षण प्रक्रिया में हमारा सहायक बनता है या अवरोध पैदा करता है, वो इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट है इट इज ए बाइपोलर प्रोसेस। बाइपोलर में क्या होता है, टीचर और लर्नर दोनों होते हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी। यह एक ध्रुवीय प्रक्रिया है, द्विमुखी भी इसको बोल देते हैं। शिक्षक और सिखाने वाला होता है, ठीक है। दूसरा है ट्राइपोलर। ट्राइपोलर में क्या होता है, शिक्षक, सिखाने वाला और पाठ्यक्रम। इसमें ये तीनों होते हैं, टीचर, लर्नर और क्यूरिकुलम, ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्वाड्रिपोलर। क्वाड्रिपोलर में ये तीनों सेम रहते हैं, एक नया ऐड हो जाता है, फिजिकल क्लाइमेट, ठीक है। और दूसरे वाले में क्या है, ये दोनों तो वैसे ही रहते हैं, सीखने वाला और सिखाने वाला, पाठ्यक्रम इसमें ऐड हो जाता है। तीसरी प्रोसेस में तीनों सेम रहते हैं और फिजिकल जो क्लाइमेट है वो इसमें इंक्लूड हो जाता है, भौतिक जो जलवायु है वो इसका पार्ट। चतुर्थ जो ध्रुव है वो ऐड हो जाता है। नेक्स्ट है क्लोजली रिलेटेड एजुकेशन, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग। तो इसमें क्या है, शिक्षा, सीखने और निर्देश प्रशिक्षण से निकटता से संबंधित है। तो हमारी जो एजुकेशन है और हमारा जो अधिगम है और अनुदेशन जो है, दिशा निर्देशन है, अनुदेशन है, ठीक है, और ट्रेनिंग है, हमारी प्रशिक्षण है, वो आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध में है, ठीक है। एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं और एक दूसरे, ये सभी का किसका पार्ट है, शिक्षा इनमें सबसे मेन है, जो शिक्षा इन सभी को समाहित करता है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है ये, टीचिंग इज द साइंस एज वेल एज एन आर्ट। ये टर्म है ऐसे की ऐसी पेपर में दे दी जाती है, तो हम ध्यान रखेंगे अध्यापन एक विज्ञान होने के साथ साथ एक कला भी है, ये एक बौद्धिक गतिविधि है, स्वयं संगठन है, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन भी है और समाज सेवा स्वायत्तता की उच्च डिग्री है, सेल्फ सोशल सर्विस, हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी। और एक तरह से पेशे के रूप में भी इसको लिया जा सकता है। हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी में क्या आएगा कि हम एक तरह से अपने जो स्तर है उसको विकसित करके अपने आप को सेल्फ रेगुलेशन में इसको डालते हैं और एक हाई ऑर्डर थिंकिंग इसमें ऐड हो जाती है और हम
जो अपना विकास का स्तर है उसको द्रुत गति से उसकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आगे जो है प्रोफेशन भी है, ये टर्म भी ऐसी की ऐसी पूछ ली जाती है, टीचिंग इज अ प्रोफेशन। ठीक है, इसके साथ में और भी टर्म्स दे दी जाएंगे, उनमें से छांटिए कौन सा जो है सही है। ठीक है, वो ऐसे भी दे सकते हैं। तो प्रोफेशन भी है, ये बौद्धिक गतिविधि है, कला भी है और विज्ञान भी है। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाती है और साधारण से जटिल की तरफ, नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की तरफ, सीन टू अनसीन, जो हमें दिखाई देता है और जो नहीं दिखाई देता है उसकी तरफ जाती है ये। और कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मूर्त से अमूर्त चिंतन होता है। पर्टिकुलर टू जनरल होता है, मतलब विशेष से सामान्य की तरफ जाती है। होल टू पार्ट जाती है, समग्र से अंश की ओर सीखते हैं हम। और ये क्या होते हैं सभी मैक्सिम्स, उसके लिए आप मैक्सिम्स की अलग से हमारी वीडियो है, उसमें आप देखेंगे। फिर है फ्रॉम इनडेफिनेट टू डेफिनेट, अनिश्चित से निश्चित की तरफ जाती है। साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल है, मनोवैज्ञानिक से लॉजिकल की तरफ। और एनालिसिस टू सिंथेसिस, तो ये मेन तो आपको टर्म ही याद करनी है, टर्म ही ध्यान में रखनी है, लेकिन इनको ध्यान में रखने के लिए, स्मृति में बिठाने के लिए इनको समझना आवश्यक हो जाता है। तो इनकी समझ डेवलप होनी जरूरी है। कहीं पर किसी भी इसमें डाउट है तो आप इसके लिए दूसरी जो वीडियो है इसके लिए वो देख सकते हैं। तो हिंदी में इसी प्रकार से है। अब ये जनरल प्रिंसिपल्स हैं, क्या होते हैं उसके जनरल प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन है जनरल प्रिंसिपल्स में, प्रेरणा का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, लर्निंग बाय डूइंग है, गतिविधि का सिद्धांत, इसमें करके सीखना आ जाता है। और प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट में क्या आता है कि रुचि का सिद्धांत है, रुचि से बच्चा सीखता है, उसका इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए, जिज्ञासा करे। और इंटरेस्ट डेवलप होने के लिए टीचर बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ है, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत है, जीवन से जोड़कर बच्चों को जब सिखाया जाता है या फिर हम जब सीखते हैं तो जीवन से, अपने जीवन से, अपने अनुभव से जोड़कर जब सीखते हैं तो अधिगम अच्छा होता है और उसका जो है गति भी अच्छी होती है। प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम है, निश्चित लक्ष्य का सिद्धांत। तो एक निश्चित लक्ष्य होता है, उसी को ध्यान में रखकर टीचिंग करवाई जाती है और लर्निंग होती है। प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस है कि व्यक्तिगत मतभेदों को पहचानने का सिद्धांत, उसके अनुसार ही इसके ऊपर भी प्रश्न बन जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट टर्म है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इंक्लूड करके ही टीचर टीचिंग जो मेथड्स है उनको अप्लाई करेंगे। ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक यह बहुत ध्यान रखेगा कि व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं हैं उनके आधार पर बच्चों को शिक्षा दी जाए। एक बच्चा लिख के सीख रहा है तो उसको लिखवा कर, और एक बच्चा मूर्त जो है मूर्त चीजों से सीख रहा है तो मूर्त चीजें फिर उसको एक तरह से प्रोवाइड किया जाता है एजुकेशन, दिशा निर्देशन। और एक बच्चा यदि जैसे गिफ्टेड बच्चे होते हैं, गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, उनको वो अमूर्त चिंतन करने में भी सक्षम होते हैं, लेकिन सभी बच्चे उस स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो उनके हिसाब से उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर भी जो है शिक्षक शिक्षण प्रदान करता है। तो इफेक्टिव टीचिंग होती है जिसमें सबका साथ सबका विकास होता है, एक समावेशी शिक्षा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन है, चयन का सिद्धांत है। और प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग है, यूनिट प्लानिंग हम करते हैं, पूरे सिलेबस को यूनिट में बांटते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन है, इसमें भी हम हमारा जो कोर्स होता है उसको अलग अलग उसमें विभाजन करते हैं। फिर रिवीजन है, रिवीजन में हम एक तरह से पुनरावृत्ति उसकी करते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन है, रिक्रिएशन है, सृजन और मनोरंजन का सिद्धांत है। और प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग है, लोकतांत्रिक व्यवहार है। ऐसा नहीं कि डिक्टेशन होनी चाहिए, वहां पर तानाशाह नहीं होना चाहिए। शिक्षण प्रक्रिया जो है, कक्षा कक्ष का माहौल स्वतंत्र होना चाहिए जिससे बच्चे स्वतंत्र रूप से अपने डाउट्स को रख सके और वहां से अपने जो है डाउट्स को क्लियर भी कर सके। ठीक है, संशोधन का सिद्धांत है, अपडेशन भी इसमें होता है कि उसमें एक तरह से संशोधन होता रहना चाहिए, अपडेट अप टू डेट जो है हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमारे जो टीचिंग मेथड्स है उसको भी, जैसे कि आजकल
ऑनलाइन माध्यम से अलग अलग तरीकों से बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, कभी एनिमेशन के माध्यम से, कभी वीडियोस के माध्यम से, कभी प्रोजेक्टर्स के माध्यम से, ठीक है। तो उसमें संशोधन भी है। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल से मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, इसमें भी वही है, प्रेरणा और रुचि का सिद्धांत, मनोरंजन का सिद्धांत, दोहरा और व्यायाम का सिद्धांत, रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने का सिद्धांत, सहानुभूति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट, ये शब्द इम्पोर्टेंट है और ये शब्द भी इम्पोर्टेंट है, सिंपैथी और कोऑपरेशन, ठीक है। तो बच्चे को सिखाने के लिए सिंपैथी और कोऑपरेशन होनी चाहिए। इसके डायरेक्ट ये स्टेटमेंट देकर प्रश्न पूछ लिया जाता है, ध्यान रखेंगे हम। सुदृढ़ीकरण होता है इम्पल्सिव अभी सुदृढ़ीकरण कैसा होता है, ये पॉजिटिव भी होता है, ये नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, ठीक, ये सब हम देखेंगे अपनी जो वीडियो है उसमें। और बाकी जो इसके जो प्रोपेनेंट्स हैं उन्होंने जो दिया है सिद्धांत, उन सिद्धांत की समय रहा तो अलग से वीडियो बनाकर उसको वो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू सेंसेस है, तो इंद्रियों को प्रशिक्षण देने का भी सिद्धांत है। इंद्रियों को प्रशिक्षण देने के सिद्धांत में कौन सा मेथड आता है और किसके द्वारा दिया गया है, बताएं आप, बस इम्पोर्टेंट है ये। समग्र का सिद्धांत था मैम। ट्रेनिंग टू सेंसेस, इंद्रियों को प्रशिक्षण देना। क्या हम इसको मॉन्टेसरी विधि से जोड़कर देख सकते हैं? यस, एक्चुअली जब हम कहते हैं ना कि जो हमारा स्किल है टीचिंग का, बेसिकली जिसे कहते हैं अच्छा इंसान बनना, मतलब कि एक अच्छा इंसान बनना, तो ये जो प्रिंसिपल आपको मतलब एक तरफ से फोकस हो जाता है, तो फोकस हो जाता है। ठीक है, हमारी आंखें हैं, ठीक है, किस प्रकार से बच्चों को सिखाया जाता है। छोटा बच्चा होता है ना, उसको इंद्रियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। सुनने का प्रशिक्षण जो है टीचर बुलवाता है किसी से, वो बोलने का प्रशिक्षण हो रहा है, बच्चे खड़ा कर दिया जाता है कि जोर जोर से बोलकर पढ़ो, ठीक है, वो बोलने का प्रशिक्षण हो रहा है उसका। और बाकी बच्चे का सुनने का प्रशिक्षण हो रहा है, फिर उनको राइटिंग करवाई जाती है, ठीक है। और मारिया मॉन्टेसरी ने क्या दिया था कि सिलाई कढ़ाई आदि उसके माध्यम से बच्चों को सिखाया गया था, सेंसेस की उन्होंने ट्रेनिंग, ठीक है, ये इसमें आ जाता है। प्रिंसिपल ऑफ रेमेडियल टीचिंग है, तो उपचारात्मक शिक्षण भी होना चाहिए। और उपचारात्मक शिक्षण किसको दिया जाता है, थोड़ा सा आप बता दें, फिर आगे चलते हैं। सभी को प्रोवाइड करेंगे क्या ये? मानसिक रूप से कमजोर बच्चों को नहीं, मानसिक रूप से जो कमजोर होते हैं ना, वो एक अलग विषय हो जाता है। उसके लिए हम मंद बुद्धि शब्द प्रयोग करेंगे, है ना। और मंद बुद्धि शब्द जब प्रयोग करते हैं तो हम इसका मानते हैं कि इसका जो आईक्यू लेवल होता है, जो विनय ने दिया है, जो विनय हुए हैं हमारे, इन्होंने ये आईक्यू का कंसेप्ट दिया है, ठीक है। जो पहला टेस्ट है विनय ने किया है, तो आईक्यू के ऊपर ये कहते हैं कि 50 to 70 जिसका आईक्यू होता है ना, वो मंद बुद्धि में आ जाते हैं वो बच्चे, ठीक है। और मंद बुद्धि के बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, उनको एक अलग तरह से, एक तरह से हस्तकला जो होती है, ठीक है, चित्रकारी होती है, पेंटिंग होती है, वो इनको थमा दिया जाता है, उनको सिखाया नहीं जाता। क्योंकि जब है ही मंद बुद्धि, तो उसमें जो है जितना भी उसके ऊपर सिखा ले वो उस चीजों को कैच नहीं करेगा। उसका एक अलग तरीका होता है कि उसको कैसी शिक्षा प्रोवाइड करनी चाहिए, उसमें वो कंसेप्ट ही अलग हो जाता है, ठीक है। तो मंद बुद्धि का ही प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे हम। जिसको सीखने में समस्या आ रही है, समस्या किसी को भी आ सकती है, ठीक है, वो एवरेज है, सीखने में अच्छा है, उसको भी समस्या आ सकती है। तो रेमेडियल टीचिंग हमेशा उसी को दी जाती है जिसको सीखने में समस्या आती है। मंद बुद्धि एक अलग कंसेप्ट है, इसको डिस्कस नहीं करेंगे हम, ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। क्लियर है? मैम इसमें सेम आएगा क्या मैम? उस दिन आपने पढ़ाए थे मैम
तो क्या? वैसे लिखना है कि इसमें तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार लगाना है ना। हाँ। हमको उनके जो मानसिक प्रवृत्तियों को देखते हुए हमको उसको उपचार करना पड़ेगा ना। मानसिक साइकोलॉजिकल में क्या है, इससे ये तात्पर्य है कि बच्चा सीखता कैसे है, उसका स्तर कैसे है, ठीक है, वो अपने लेवल पे कैसे वो रिएक्ट करता है, हमें उसको ऑब्जर्व करना है। मनोवैज्ञानिक में वो आ जाता है, ठीक है, उसके जो अनुभव है ना उनको इन्वॉल्व करके इसमें वो आ जाता है। तो इसमें बौद्धिक क्षमता की बात नहीं है। इसमें बौद्धिक क्षमता जो मंद बुद्धि से आपने शब्द प्रयोग किया वो एक अलग विषय हो जाता है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक में क्या है कि उसको समस्या आ रही कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं से वो रिलेट नहीं कर पा रहा है, समझने में उसका दृष्टिकोण कुछ अलग हो जा रहा है, या फिर उसको कैच नहीं कर पा रहा है, वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है वो, ठीक है। क्लियर है क्या आप जो पूछना चाह रहे हैं? ओके ओके। ठीक है, आप दोबारा प्रश्न भी कर सकते हैं यदि आपको क्लियर नहीं हुआ है, या फिर हम वहां पर नहीं पहुंच पाए हैं जहां पर आप पूछ रहे हैं, तो दोबारा अपना प्रश्न रिपीट कर सकते हैं, या उसके ऊपर थोड़ा सा और विचार कर लेते हैं, रुक कर बताएं। यही पूछ रहे थे क्या आप? नहीं मैम, क्लियर है। क्लियर है? जी मैम। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग है। अब इसमें हाँ, तो इसमें यही है कि मंद जो बुद्धि है वो अलग विषय है, एक साइकोलॉजी का अलग विषय वही है कि बच्चे का एक तरह से वातावरण उसको क्या मिला है और किस तरह से वो चीजों को डील करता है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन, उसके हिसाब से बच्चे को उसके अनुभवों को इन्वॉल्व करके तब उसको शिक्षा देना। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग में है गिवन बाय ब्लूम और गैने एंड ब्रिक्स, ठीक है, तो गैगने भी बोलते हैं इसको, गैने भी बोल देते हैं। तो ब्लूम और गैने ने ये दिया है टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, उनके अलग अलग स्तर दिए हैं। तो जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है, ब्लूम के शिक्षण और निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण, ठीक है, इसको एक तरह से कॉमन वर्ड है, इसको ब्लूम टैक्सोनॉमी हम कह देते हैं। ये एज इट इज हिंदी में भी ऐसा कैसा लिखा आ जाता है पेपर में कई बार। तो पहला है कोग्निटिव डोमेन, है संज्ञानात्मक डोमेन, एक क्षेत्र है संज्ञानात्मक क्षेत्र। अब देखिए ये शब्द इंग्लिश का है डोमेन, ठीक है, डोमेन को एज इट इज यहाँ पर रख दिया गया, हालांकि हिंदी में इसको क्षेत्र बोलते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो यहाँ पर हिंदी का प्रयोग करें, एज इट इज इसको दे दिया जाता है। तो आप लोग जो हिंदी माध्यम से हैं वो थोड़ा सा ध्यान करेंगे कि आप इंग्लिश के शब्दों को भी पढ़ लें, एटलीस्ट आप पढ़ जरूर लें, ठीक है, वो पेपर में क्लिक कर जाएगा कि हाँ ये इसी से संबंधित है। कुछ टर्म्स होती हैं वो हिंदी में एज इट इज रख दी जाती है, तो वहां पर समस्या खड़ी हो जाती है यदि हम सिर्फ हिंदी को लेकर चलते हैं। तो नॉलेज है ज्ञान, इसका संज्ञानात्मक जो क्षेत्र है उसका पहला एस्पेक्ट है नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवेल्युएशन, ये उसके 6 हैं, ठीक है, 6 पहलू हैं। अब इनके एक वो शिष्य हुए हैं डेविड क्रथवॉल, उन्होंने ये इनको एक तरह से नाउन की फॉर्म में इनको दे दिया है, एक तरह से संशोधन करके या फिर एक री अपडेशन करके उसमें, ठीक है, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग और क्रिएटिंग। इसमें एक चेंज यह भी है कि जो उन्होंने जो दिया है इवेल्युएशन को इन्होंने 5वें नंबर पर रख दिया है और ब्लूम ने उसको 6ठे नंबर पर रखा है लास्ट में, लेकिन लास्ट में इन्होंने क्या किया है बनाना मतलब सिंथेसिस को रखा है, क्रिएटिंग को, ठीक है, सिंथेसिस क्रिएटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट है अफेक्टिव डोमेन, प्रभावी डोमेन। मैम उनके शिष्य का क्या नाम है? डेविड क्रथवॉल। आगे है प्रभावी, प्रभावी में ये भावनात्मक आ जाता है, ठीक है, भावनात्मक, अफेक्टिव मतलब भावनात्मक, भावनात्मक क्षेत्र। तो इसमें भावनाओं की जहाँ पर बात होती है उसमें रिसीव करना,
वो जो है विलिंग टू टेक, ठीक है, उसको लेने की इच्छा जो वो करता है, अपनी इच्छा से स्वेच्छा से रिसीव करता है। इच्छा में क्या है, इच्छा में भावनाएं जुड़ जाती हैं, भावना में इच्छा, और इसी प्रकार से रिस्पोंड करता है, वैल्यू करता है, मूल्य निर्धारण करता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग है, कैरेक्टराइजेशन है, विशेषताएं हैं। इनके बारे में डिटेल में जो है दूसरी वीडियो से आप देख लेंगे, पर्टिकुलर जो इस विषय की है। नेक्स्ट है साइकोमोटर डोमेन। एक तरह से ये आपको आउटलाइन दी जा रही है कि क्या क्या हमने पढ़ा है, दोबारा से रिवीजन में ऐसा ही होता है, ठीक है। साइकोमोटर डोमेन है, साइकोमोटर डोमेन में संज्ञानात्मक जो मनोसंचारित क्षेत्र, ठीक है, मनोसंचारित क्षेत्र इसको हिंदी में बोलते हैं। इमिटेशन, सबसे पहले नकल करना। मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन में क्या है कि एक तरह से बच्चा उसको थोड़ा सा प्रयोग करता है, एप्लीकेशन है इसमें, ठीक है, प्रयोग है, इसके ऊपर नहीं जाएंगे। एप्लीकेशन, अप्लाई करता है उसको, जो नकल करता है उसको अप्लाई करता है। जैसे पिताजी को देखा शेविंग करते हुए, तो टूथपेस्ट का प्रयोग करके वो खुद से शेविंग करना लग गया बच्चा, ठीक है। जैसे टीचर को देखा कि टीचर ऐसे बोल रहे हैं और टीचर ने ये करने को कहा है, तो उन्होंने जो है वैसा के वैसा वो नकल करने लगे और इम्प्लीमेंट कर दिया बच्चों ने टीचर के कहने के अनुसार, ठीक है। प्रिसीजन है ना, आर्टिकुलेशन है, प्रिसीजन में जो है परिशुद्धता आएगी उसमें, फिर वो स्पष्ट अभिव्यक्ति होगी, ये आर्टिकुलेशन आ गया, फिर वो उसकी जो है आदत में शुमार हो जाएगा, मतलब कि वो स्वभाव उसका बन जाएगा, प्राकृतिकरण हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे 3 डोमेन थे, बेंजामिन ब्लूम ने दिए थे उसके अनुसार। अब गैने और ब्रिक्स, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें से भी प्रश्न बन जाता है, कई बार पीछे पूछा गया है। नेक्स्ट है इसमें इन्होंने दिया है कि इंटेलेक्चुअल स्किल्स है, बौद्धिक कौशल, संज्ञानात्मक रणनीतियां, कोग्निटिव स्ट्रेटजीज, फिर है मौखिक जानकारी, फिर मोटर कौशल। मोटर कौशल में जो हम क्रिया करके प्रयोग सीखते हैं, हाथ पैर का प्रयोग करके, शारीरिक जो इसमें होता है। साइकोमोटर डोमेन से इसको समझ कर सकते हैं हम ब्लूम के, ठीक है। और एटीट्यूड है, दृष्टिकोण है, ये इन्होंने दिए हैं 5 एस्पेक्ट दिए हैं। बौद्धिक, संज्ञानात्मक, रणनीतियां हैं, ये कौशल है, ये स्किल, ठीक है। दूसरी रणनीतियां हो गई संज्ञानात्मक, फिर मौखिक हो गया, फिर मोटर हो गया। मौखिक के बाद हमारे शरीर जो है उसके ऊपर कार्य करना शुरू करेगा, एक्टिविटी करेगा, इसको दृष्टिकोण, एटीट्यूड डेवलप होगा। उसके बाद है मेथड्स ऑफ टीचिंग। इफ अ चाइल्ड कैन नॉट लर्न द वे वी टीच, वी शुड टीच द वे दे लर्न। बहुत अच्छी जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है कि बच्चा वैसे नहीं सीख पा रहा है जैसे हम पढ़ाते हैं, तो हमें वैसे पढ़ाना चाहिए जिससे बच्चा सीखता है, ठीक है। लर्नर सेंटर्ड मेथड्स हैं, मिक्स्ड स्ट्रेटजीज हैं, और लर्नर सेंटर के साथ क्या है, टीचर सेंटर्ड भी है, ठीक है। टीचर सेंटर्ड है, लर्नर सेंटर्ड है, और तीसरा है नेक्स्ट, ये सेकंड है। तो उसमें शिक्षण के तरीके हैं, इसको हम जो है कल करेंगे, ठीक है। आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप ये जो मेथड्स है ना, इन सभी मेथड्स को आप जो है एक तरह से रिवाइज करके आएंगे, या फिर आप उतना ही रिवाइज कर लें जितना आज हुआ है, ठीक है। जितना आज हुआ है उतना आप रिवाइज करके आए, उसमें से जो भी आपके प्रश्न बनते हैं, जो भी डाउट्स होते हैं, वो आप वो कल की कक्षा में दिए जाएंगे और आगे प्रोसीड किया जाएगा प्रोसीजर को, ठीक है। क्लियर है आपको इतना? कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। इसमें से यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, ना अभी तक पढ़ाया। मैम उसके रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं क्या मैम? क्वेश्चन, लेट मी सी, वेट करिए 1 मिनट के लिए। ठीक, याद दिलाया आपने।
आप ये बताएं कि जो स्मृति स्तर है वो किसने दिया है, उसके प्रोपोनेंट कौन है? हर्बर्ट। हर्बर्ट। और अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्शन दोनों का वर्ड बता दें। मॉरिसन और हंट। मॉरिसन किसके हैं, हंट किसके हैं? मॉरिसन अवबोध स्तर के है और हंट चिंतन स्तर के है। ठीक है। डिस्टर्बेंस आ रहा है, आवाज क्लियर है क्या सभी को? जी आवाज क्लियर नहीं है। हमें तो आप सभी की आवाज क्लियर आ रही है। अब भी आ रहा आपकी है, थोड़ा आवाज clear डिस्टर्बेंस आ आ रही रहा था। ओके, तो हो सकता है आपका जो है नेटवर्क इशू हो। हाँ मैम, देखती हूँ और एक बार मैं जुड़ती हूँ। ठीक है। मुझे भी मैम बाहर से आवाज आ रहा है आपके यहाँ से। अच्छा, ये ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है क्या? एक्चुअली ये पंखे की आवाज है, तो गर्मी में इसकी तो आवश्यकता है थोड़ी सी। ये आपको फिर भी डिस्टर्बेंस हो रही है तो चलेगा मैम, चलेगा इसमें ठीक है। एक्सेप्टेबल। ठीक है। अच्छा चलिए, ये लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे है, तो उसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं। प्रश्न है हमारे, ये वही है जो हम सोल्व कर चुके हैं, फिर से पुनः देखते हैं कि कितना याद है हमें। अच्छा, आप ये बताएं कि इस पे 18th क्वेश्चन है, देख पा रहे होंगे आप? ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें ह्यूरिस्टिक अप्रोच है और इससे क्या तात्पर्य है ह्यूरिस्टिक शब्द से, यदि आपको पता है तो? और इसमें एक शब्द है रूट मेमोराइजेशन। रूट मेमोराइजेशन ये शिक्षण के कौन से स्तर से संबंधित है, ये बताएं आप। चिंतन स्तर, कॉग्निटिव चिंतन। ठीक है। पुंडलिक सर ठीक कर रहे हैं क्या? सभी बताएं एक बार। एक तो मेमोरी लेवल था, स्मृति स्तर, ठीक है। इसमें क्या है कि स्मृति स्तर में, और फिर दूसरा था हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल, बोध स्तर, ठीक। तीसरा है रिफ्लेक्टिव लेवल, चिंतनशील स्तर। तो रोट मेमोराइजेशन इनमें से कौन से स्तर से संबंधित है? तो पुंडलिक सर ने कहा कि वो हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल से संबंधित है, ठीक है। तो आप सभी इस बात से सहमत हैं, इस आंसर को लॉक कर दिया जाए? बताएं। अरे रिस्पॉन्स करिए आप लोग, हाँ ना कुछ कहिए। सभी को आवाज आ रही है ना मैम की? ये सारी है। तो रोट मेमोराइजेशन है, शायद आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा, दोबारा से बताते हैं। रोट मेमोराइजेशन ये जो टर्म है वो कौन से शिक्षण स्तर से संबंधित है? 3 शिक्षण स्तर है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। मैम आपने तीन जो आपके सामने आपने ह्यूरिस्टिक पूछा ना मैम आपने?
नहीं, हमने रोट मेमोराइजेशन पूछा है पुलिस सर। सर हिंदी में बताइए ना मैम, फिर हमें लगा कि ह्यूरिस्टिक मेथड पूछ रहे हो, कि वो जो चिंतन स्तर वाला जो खोज विधि कहा गया है ह्यूरिस्टिक को, हाँ तो उसको चिंतन तो आ जाएगा। हाँ ठीक है पुलिस सर, आपको तो ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक है मान लेते हैं, लेकिन बाकी सब का क्या? तो हम ऐसा मानकर चलते हैं, आपके इवैल्यूएशन से हमें एक ही शब्द से यह मालूम हुआ कि आप लोगों ने इसके ऊपर होमवर्क बिल्कुल भी नहीं किया। तो क्या हुआ कि जो आप हमने जो पढ़ा था इसके ऊपर 20 से 22 दिन हमने जो लगाए वो डस्टबिन में चले गए, है ना, स्मृति से वोलेट हो गए, ठीक है, उड़ गए हैं आपकी स्मृति से, कि आपको यह नहीं पता है जो रट्टाफिकेशन जो होती है वो स्मृति लेवल में होती है। लेकिन मैम मुझे हिंदी वर्ड पता नहीं है मैम, इसकी वजह से दिक्कत है मैम, आप हिंदी में बताओगे तो हम क्लियर कर लेंगे। पुंडलिक सर ये शब्द है ना, ये ऐसे हैं कि आपको ये इंग्लिश में भी देखने पड़ेंगे और एज इट इज ये हिंदी में दे दिए जाते, कुछ टर्मिनोलॉजी है ये। रोट मेमोराइजेशन आपको याद कर लीजिए, मेमोरी, तो मेमोरी में हम आपको बोल रहे हैं कि पहला स्तर है मेमोराइजेशन, तो मेमोराइजेशन मेमोरी से रिलेटेड होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको लॉजिकल तरीके से देख के हम इसका सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। रोट मेमोराइजेशन तो मेमोरी से संबंधित है, तो स्मृति स्तर से होगा कि हम उसको याद कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को रट्टा मारते हैं ना बच्चे, तो रट्टा मारना स्मृति लेवल पर होता है, ठीक है, बोध स्तर है। और ह्यूरिस्टिक जो मेथड है, खोज विधि है, वो कौन से स्तर से संबंधित है? चिंतन दैट्स गुड, वो चिंतनशील स्तर से, ठीक है। चिंतन हमारा डेवलप होगा, सोच विचार कर पाएंगे, तभी हम उसको कैसे खोज विधि मेथड से कर पाएंगे, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज के बारे में हम बाद में जाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक हमारा कक्षा में भी रिवीजन क्लास में नहीं हुआ है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ चिल्ड्रन लर्निंग इज ऑफ फंडामेंटल इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो जो थ्योरीज है और जो सिद्धांत है हमारे, ठीक है, सिद्धांत और सूत्र वगैरह हैं बच्चे की लर्निंग के, बच्चे के अधिगम के, ठीक है, उनको समझना क्यों जरूरी है, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो उसमें क्या है, फॉर इफेक्टिव टीचिंग, प्रभावशाली शिक्षण के लिए, इफेक्टिव क्यूरिकुलम प्लानिंग, इफेक्टिव क्यूरिकुलम प्लानिंग के लिए जो पाठ्यचर्या की हम प्लानिंग करते हैं, नियोजन करते हैं। तीसरा है मोटिवेशन ऑफ द लर्नर, बच्चे के मोटिवेशन के लिए, या फिर उपरोक्त सभी, कौन सा होगा इसमें? मैडम ऑल आना चाहिए। सभी। ठीक है, ये है आपका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट लर्निंग का मीनिंग है, मतलब अधिगम का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, कौन सा है? इंक्लूजन ऑफ नॉलेज, कि ज्ञान का, इसमें आया है मोस्ट अप्रोप्रिएट, मतलब सबसे ज्यादा जो सार्थक है इनमें से, चारों में से, ठीक है। तो ज्ञान का सम्मिश्रण कह सकते हैं, सम्मिलित करना ज्ञान को, और व्यवहार में परिवर्तन, और पर्सनल एडजस्टमेंट होता है, समायोजन, हाँ। तो इसमें यदि मोस्ट ना लगाया होता, अप्रोप्रिएट मीनिंग होता, और उसमें एक ऑप्शन यह भी होता, ऑल ऑफ द अबव, तो ये सभी जो है हमारे अधिगम के लिए जो है इसमें होता है, सभी में हम अधिगम में सभी को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट जब इन्होंने लगाया है, तो इट मीन्स कि हमारा जो व्यवहार में जो परिवर्तन है ना, दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। अब इसमें देखिए, परिवर्तन ना देखिए इन्होंने, परिवर्तन के लिए कौन सा शब्द होता है? चेंज होता है, चेंज इन बिहेवियर, या परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ज्यादातर प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर मॉडिफिकेशन लगा दिया गया, तो थोड़ा सा हम शब्दों को रिलेट करके देखेंगे, ठीक है। मॉडिफिकेशन, मॉडिफाई करना, इसको डेवलप करना, विकास करना। टीचर्स नॉलेज ऑन स्टूडेंट्स नीड्स एंड इंटरेस्ट आर कवर्ड बाय सब्जेक्ट। तो टीचर्स की जो नॉलेज है
स्टूडेंट की नीड के हिसाब से, जरूरत और रुचि के हिसाब से वो कौन सी उसमें कवर की जाती है। फिलोसफी में, साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में और पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन में किसमें होती है? साइकोलॉजी एजुकेशन। ठीक है, ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो इसका क्या सटीक आंसर है? इसका आंसर बनेगा साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, बच्चों जो शिक्षा का मनोविज्ञान, ठीक है, मनोविज्ञान आधारित वो शिक्षा होनी चाहिए। उस जब साइकोलॉजी का पता होगा बच्चे की मानसिकता का, बच्चे के इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, तो उसकी नीड और उसके इंटरेस्ट का जो है ध्यान रख पाएगा टीचर। ठीक है, साइकोलॉजी का पता लगाकर कि बच्चा किस चीज से इरिटेट हो रहा है, किस चीज में बच्चा खुश हो रहा है, उसकी एक्टिविटी को भी ऑब्जर्व करेगा। नेक्स्ट है, ये हमारा जो है जून 1997 में इसको इंक्लूड किया गया है। तो एक आधा जो प्रश्न आपने देखा है कि प्रश्न पत्र में हमारे रिपीट भी होते हैं, पुनरावृत्ति होती है, तो इसमें से ये भी रिपीट हो सकते हैं जो पीछे आए हुए, इम्पोर्टेंट है। और इसमें से होता क्या है कि टीचर जो एग्जामिनर होता है उसकी जो सुई है वहीं पर घूमती रहती है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है तभी उन्होंने कभी दिया होगा, तो क्या होगा डायरेक्ट इसको ना देकर इससे संबंधित जो है ना वो दे देते हैं प्रश्न। तो देखेंगे इसको, द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैलेंज बिफोर ए टीचर, शिक्षक के सामने सबसे महत्वपूर्ण जो चुनौती होती है वो क्या होती है? टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास, टू मेक स्टूडेंट्स डू देयर वर्क, कि कक्षा में अनुशासन को बनाए रखना और बच्चों को होमवर्क करने के लिए जो उनका होमवर्क पूरा करवाना उनका, प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर, प्रश्न पत्र बनाना, या फिर टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको इस तरह से इंजॉयबल बनाना। डी होगा मैम, टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंजॉयबल। अनुशासन, पुल्लिक सर अनुशासन पे जा रहे हैं, बाकी आप सब डी कह रहे हैं, तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, अनुशासन को बनाए रखना टीचर के लिए चैलेंज नहीं होता है, चैलेंज मात्र उसका उद्देश्य ही होता है। ठीक है, जो हमारा उद्देश्य वही हमारे लिए चुनौती है। और उद्देश्य क्या है कि जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसको कैसे वो इंजॉयबल बनाए, और इंजॉयबल होगी वो उसमें बच्चा जो है इंटरेस्ट लेगा, रुचि के हिसाब से होगी, और बच्चे की लर्निंग जो है उससे बेहतर बनेगी। ठीक है, ये होगा इसका। नेक्स्ट है हमारा द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ क्लासरूम आर बेस्ट मैनेज्ड बाय, ये भी हमारे दिसंबर 1998 में आया हुआ है, उससे नेक्स्ट ईयर। ठीक है, जो पीछे हमने देखा उससे। अब इसमें से कौन सा होगा कि जो मनोवैज्ञानिक पहलू है कक्षा कक्ष का, वो किससे ज्यादा जो है मैनेज किया जाना चाहिए, प्रबंधन किससे होता है? क्लास टीचर के द्वारा, सब्जेक्ट टीचर के द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा और प्रिंसिपल के द्वारा। क्लास टीचर द्वारा, स्टूडेंट्स themselves। बिल्कुल सही है आपका, क्लास टीचर। क्लास टीचर जो होता है उसके द्वारा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखा जाता है कक्षा कक्ष के, और वही जो है सब कुछ जो है सेट करता है, जो कक्षा कक्ष के जो मनोवैज्ञानिक पहलू है उसके अनुसार एक्टिविटीज को सेट करता है पूरे दिन की को, और वो ध्यान रखता है बच्चों की। ठीक है, क्लास टीचर ध्यान रखेंगे इसको। स्टूडेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स ऑफ on the basis of their learning, which one of the following 6 meaning and reasoning to the learning। तो स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि 4 टाइप के होते हैं उनके अधिगम के आधार पर। ठीक है, और तो उनमें जो रीजनिंग है और 6 मीनिंग मतलब जो है उसको अर्थ को खोजते हैं बच्चे, और रीजनिंग लगाते हैं, तर्क लगाते हैं, तर्क आधारित जो शिक्षण है वो किससे संबंधित है? इनोवेटिव से, एनालिटिक्स से, और कॉमन सेंस लर्नर है, डायनेमिक लर्नर किससे संबंधित है? इसमें इनोवेटिव में आ जाएगा कि एक तरह से नया खोज है ना, कॉमन सेंस में आ जाएगा कि सामान्य समझ। ठीक है, एनालिटिक में आएगा विश्लेषण, डायनेमिक में गतिशील,
जो लर्नर होता है, ठीक है। बी। बी एनालिटिकल, बिल्कुल सही है। जो विश्लेषण करके सीखता है, तो विश्लेषण में क्या होता है, एक तरह से उसके डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, ठीक है, तो मीनिंग भी आ जाता है इसमें, और मीनिंग समझ के ही जो इसका जो डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस उसके बारे में, उसके गुण क्या है, दोष क्या है, उनके बारे में विचार करेगा, लॉजिक लगाएगा, ठीक है। ये एनालिटिकल से संबंधित है। दिसंबर 2000 में आया, वो इम्पोर्टेंट है। तो बस 7 तक ही करेंगे आज, ठीक है, 8 तक ले लेते हैं। इंस्ट्रक्शनल टेक्स इनटू अकाउंट वेरियस टाइप्स ऑफ लर्नर्स, वो दिशा निर्देशन, वो अनुदेशन जो कि कई प्रकार के जो है लर्नर्स इंक्लूड करता है, एंड लर्निंग स्टाइल, जो अधिगम के जो तकनीकें होती हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके होते हैं, इज अडेप्टेड अकॉर्डिंगली इज सेड टू बी। मतलब क्या होता है कि जो कई टाइप के जो अधिगम करता होते हैं उनको इन्वॉल्व करते हैं वो इंस्ट्रक्शन, और जो लर्निंग स्टाइल्स होते हैं तो वो किस में आता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन होंगे, वो जो इंस्ट्रक्शन होती हैं जो कि लर्नर के टाइप को भी इन्वॉल्व करती हैं, स्टाइल्स को भी, एंड इज अडेप्टेड अकॉर्डिंग टू, किसके द्वारा जो है इंस्ट्रक्शन को अडेप्ट किया जाएगा, टीचर के द्वारा, मतलब टीचर केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित तो यहाँ पर है नहीं, या फिर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन या डिफरेंशिएटेड, तो इसमें किस में आएगा वो? टीचर केंद्रित। टीचर सेंटर्ड। इसमें आएगा डिफरेंशिएटेड। और वो कैसे आएगा? वो अनुदेशन जो कि अपनाया जाता है किसके आधार पे, जो कि वेरियस टाइप्स, वेरियस, इसी में जो प्रश्न ही है इसी में उत्तर छिपा हुआ है। वेरियस का किस लिए शब्द यूज किया जाता है? ये डिफरेंस होता है ना, डिफरेंसेस के लिए वेरियस किया जाता है, ठीक है, डिफरेंट जो होता है उसके लिए, ठीक है। डिफरेंट यहाँ पर कहाँ पर है? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन है, उसके हिसाब से जो है वो हो जाता है। यहाँ पर उन्होंने जो है लर्नर सेंटर नहीं दिया, क्योंकि बहुत इजी इसका वे हो जाता है। अगर वो लर्नर सेंटर दे देता तो हम उस पर क्लिक कर जाते हैं, ठीक है। तो टीचर सेंटर उन्होंने दिया है, लेकिन लर्नर सेंटर को उन्होंने एक दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है, डिफरेंशिएटेड, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन का मोड क्या होगा? डिफरेंशिएटेड होगा, कि वेरियस टाइप्स ऑफ लर्नर्स के हिसाब से जो है डिफरेंशिएटेड मोड उसमें रखेंगे, सबकी जरूरत का ख्याल रखें, ठीक है। व्यक्तित्व भिन्नता का ख्याल है। हाँ, व्यक्तिगत विभिन्नता, बिल्कुल सही। A heavy emphasis on measurable outcomes leads to, कि ज्यादा प्रभाव जो है, जो मेजरेबल आउटकम है, जो मापन के जो परिणाम है, किसके ऊपर जो है, किससे संबंधित है वो? रोट लर्निंग से, मेमोराइजेशन से संबंधित है, दोनों से, नन ऑफ द अबव। रोट लर्निंग जो रट्टा मारना, मेमोराइजेशन जो है याद करना, तो ये दोनों, या फिर नन ऑफ द अबव, कौन से संबंधित है? मेजरेबल आउटकम, जिसका मापन किया जा सके। दोनों से। दोनों से, बिल्कुल सही है। तो मापन, मेमोरी का भी मापन होता है, लिखवा कर बच्चों से देखा जाता है, ठीक है। रोट मेमोराइजेशन जो उन्होंने की, रोट लर्निंग है, रट्टा मारने से जो उन्होंने अधिगम किया है, सीखा है, उसका भी मापन होता है। तो वो मेजरेबल आउटकम है। ये इवेल्युएशन के जो हमारा टॉपिक है उससे संबंधित है, ठीक है। तो आज की कक्षा से इतना ही रखते हैं, बाकी का कल करेंगे। थैंक यू मैम। ठीक है। कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे, आंखें कोमलता से बंद, हाथ नमस्ते की मुद्रा में या ज्ञान मुद्रा में, लंबे गहरे श्वास। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम नमस्ते सभी को। थैंक यू मैम।